टीवी में मैं आपका मेज़बान मुजाहिद बरेलवी हाजिर है और 1 नवंबर बहरहाल गुजर गई और इस वक्त हुकूमत की इस हवाले से कि जो उसने ख़ास तौर पर निगरान हुकूमत ने हरकोलियन टास्क ही कहूँगा हिमालय से बड़ी कि वो जो बरसों नहीं दहाइयों से जो गैर कानूनी महज अफगान नहीं बहुत सारे लोग जो बर्मा से और कहाँ से आए थे उनको उन्होंने 30 दिन में निकालने का दावा किया था। ख़ास तौर पर आपको इल्म है कि जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर में अफगान वॉर के बाद जो 50 लाख से ज़्यादा यहाँ अफगान आए उनकी फिर पहली नहीं दूसरी तीसरी जनरेशन तैयार हो गई, शनाख्ती कार्ड मिल गए, पासपोर्ट मिल गए और उनके अमीर उनके जो मुशीर वज़ीर सब यहाँ के पनाह लेते थे। शूरा क्वेटा होती थी, इतने गहरे उनके यहाँ पर रूट्स थे, हत्ता कि यहाँ पर अफगानों के एक अमीर उनको जायदादें तक उनकी थी जो ईरान बॉर्डर पर हलाक हुए थे। मुल्ला अख्तर उनका अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। अब ये हुकूमत इस हवाले से कितनी कामयाब हुई है, ख़ास तौर पर तोरखम के बॉर्डर और चमन बॉर्डर से, इस पर गुफ्तगू करेंगे पहले अपने नुमाइंदों से और हुकूमती तर्जुमान से भी। लेकिन पहले चलते हैं फ़िदा अदील के पास जो पेशावर यानी तोरखम के उस तरफ से तोरखम के पास से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। अदील शुक्रिया, आप फॉलो कर रहे हैं एक अरसे से। मुझे बताएं इस वक्त तोरखम बॉर्डर की क्या सूरत हाल है और इनकी वापसी पर यानी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जब ये फ़ैसला किया, मैंने देखा कि काबुल हुकूमत ने बड़े शदीद रद्द अमल का इजहार किया था। तो जो गवर्नमेंट दावा कर रही थी ख़ासतौर पर KP की और फिर हमारी फेडरल गवर्नमेंट भी, हमारे वज़ीर दाखिला भी, उसके मुताबिक इस दावे के मुताबिक कितने आपके ख़्याल में जो हैं गैर कानूनी पनाह गज़ीन अफ़गान यहाँ से गए या जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं लंडी कोतल में मौजूद हूँ और यहाँ से कुछ ही फासले पर, कुछ चंद ही किलोमीटर के फासले पर तोरखम, पाक अफ़गान बॉर्डर तोरखम वाक़या है। और यहाँ पर मेरे अक़ब में आप लंबी कतार देख सकते हैं ट्रकों की, मेरे साथ अफ़गान बच्चे हैं। और यहाँ पर इस जगह ये जो वक्त है ये शदीद सर्दी है, सर्द हवा चल रही है और ये बच्चे बेसरो सामानी की हालत में यहाँ पर देखें, इनके स्वेटर भी नहीं है, इनके गर्म कपड़े नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुश्किल सूरत हाल में। अब तक जो कल के आदाद शुमार थे वो ये थे कि 1,04,000 अफ़गान बाशिंदे जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर अपने वतन वापस जा चुके हैं। लेकिन आज भी ये प्रोसेस रहा सारा दिन, उसके आदाद शुमार अभी तक नहीं आए और एक इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है 1,30,000 1,40,000 के लगभग लोग अब तक जा चुके हैं। ये इंतहाई कम रफ्तार है। जो मोहलत दी गई थी अफ़गान शहरियों को कि आप पाकिस्तान छोड़ जाएँ, वो जो जिनके पास पाकिस्तानी दस्तावेज़ात नहीं थे, सफ़री दस्तावेज़ात नहीं थे, तो इन लोगों का ये कहना है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी यहाँ पर 2 रातें हो चुकी हैं, किसी की 3 रातें हो चुकी हैं, कोई यहाँ पे चौथी रात का जो है वो उस पर आ गई है। शदीद सर्दी भी है और हम ये सारी सूरत हाल आपको बता रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है जो वहाँ पर सरहदी पॉइंट के ऊपर है वो इंतहाई स्लो है। बरेलवी साहब, ये जो मैंने देखा है यहाँ पर ख़वातीन को देखा है, यहाँ पर बच्चों को देखा है, बूढ़ों को देखा है और मैं ये देख रहा हूँ कि तंदुरुस्त लोग जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, जो बीमार लोग हैं वो मरने के करीब हैं। इतनी बुरी हालत है यहाँ पर। अगर ये लोग अफ़गानिस्तान वापस जाना चाहते हैं तो कैसे 2 रातें ये गुजार चुके हैं यहाँ पे, कैसे इन्होंने 3 रातें गुजार ली हैं यहाँ पे। तो अगर ये जाना चाहते हैं तो इनको जाने दिया जाए, ये रफ्तार जो है ये तेज़ की जाए। तो अब तक की जो आज की सूरत हाल है वो ये रही कि यहाँ पे कैंप बनाया गया है और कैंप में भी इनका कहना यह है कि जी बहुत सारी सहूलियात दी गई हैं। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ वाशरूम की सहूलत नहीं है, खाने पीने की सहूलत नहीं है। कुछ मकामी लोगों ने इनके साथ मदद की है खाने पीने के हवाले से और जिनके पास पैसा है वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लेकिन ये मैं ये आपसे मालूम करना चाह रहा हूँ, आप जो तादाद बता रहे हैं इसे एक तो अंदाज़ा ये हो रहा है कि गालिबन ये बेचारे वो पुअर ऑफ द पुअर अफ़गान हैं, उन्हें लाया गया है। माशाल्लाह जो अफ़गान हैं जो खाते पीते, जिनके यहाँ घर हैं, जायदादें हैं, माशाल्लाह करोड़ों को रुपए की तिजारत करते हैं रोज़ाना, वो नहीं हैं। वरना 2 रातों से यहाँ किस तरह हो रहे थे। तो ये जो ओवरऑल जो दावत दी जा रही है वो तो दावा किया गया था 1,66,000 का मजमूई तौर पर। लेकिन तोरखम के बॉर्डर के मैं मालूम करना चाह रहा था, तो ये यानी ऐसा लग रहा है कि ये जो तोरखम के रास्ते आप कह रहे 2 रातों से यहाँ से निकले ही नहीं हैं
तो हम क्या अंदाज़ा लगा सकें, क्योंकि मैं जाऊंगा कोयटा में, ज़रा चमन बॉर्डर का हालात भी मालूम करूंगा, लेकिन इसमें ये है कि ये जो जा रहे हैं पूरे साजो सामान के साथ जा रहे हैं, गरीब अफगान हैं जिस तरह के आप बता भी रहे हैं, लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि क्यों 2 रातों से रोका हुआ है इनको, और क्या जी फिदा? जी, पाकिस्तानी हुकूमत ने तो बार बार ये कहा है कि इनको जो मोहलत दी गई है इसमें कोई तोसी नहीं की जाएगी, और 31 अक्टूबर इनको मोहलत दी गई थी, और 2 तारीख से कहा गया था कि क्रैक डाउन होगा, इन लोगों की गिरफ्तारियां होंगी या इन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। ये तो हुकूमत पाकिस्तान का वो है, लेकिन ये लोग ज़ाहिर है कि पिछले 1 महीने से ये सिलसिला चल रहा है, और ये जो पिछला 1 हफ्ता गुजरा है, ख़ुसूसन ये जो 2-3 दिन गुजरे हैं डेडलाइन से पहले भी और डेडलाइन के बाद भी जो 1 दिन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रश देखा जा रहा है। बहुत सारे यहाँ पे मैंने बात की है तो उनको अफ़गानिस्तान में जाके अंधेरा नज़र आ रहा है, उनका वहाँ पे क्या कारोबार होगा, वो जाके वहाँ पर क्या करेंगे, कहाँ पर रहेंगे, ये इनको कुछ नहीं पता। अफ़गान गवर्नमेंट का अलबत्ता एक कमेटी बनाने का ऐलान किया गया है, एक फ़ैसला किया गया है अफ़गान हुकूमत की तरफ से कि एक कमेटी काम करेगी वहाँ पर ज़मीनों की तकसीम के हवाले से और इनको फैसिलिटेट करने के हवाले से। ज़ाहिर है कि आर्जी खैमा बस्तियाँ कायम होंगी, उनको कोशिश की जाएगी कि हर किस्म की सहूलत दी जाए। अब जितना अफ़गान हुकूमत करना चाहती है तो उनको करना चाहिए, लेकिन आलमी बरादरी पर इस हवाले से भारी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, क्योंकि मैं इंसानी अलमिया देख रहा हूँ। ये अगर यहाँ से अपना सामान उठा के या बेसर सामानी की हालत में अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, तो फिर अफ़गान गवर्नमेंट की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इनकी देखभाल वहाँ पे ख़ास तौर पर की जाए। और ये लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी अगर जाने वाले लोग हैं उनके लिए जाने में आसानियाँ पैदा की जाएँ और इनके साथ सख्ती ना की जाए। जितने भी लोग मोहलत गुजरने के बाद वापस जाना चाहते हैं तो उनको भी आसानी से पाकिस्तान छोड़कर अफ़गानिस्तान जाने दिया जाए। और ये बीच में फिदा, लेकिन एक बात ये भी है ना कि मैं भी थोड़ा सा, बल्कि मुझे तो याद आ रहा है कि 4 दहाई पहले मैं भी तोरखम के रास्ते उस वक्त गया था। पेशावर से बस चलती थी काबुल तक की, गालिबन 6 घंटे का रास्ता होता था, 2 घंटे जलालाबाद, फिर 2 घंटे बाद मुझे याद है लास्ट मैंने कहा ना उस वक्त तो बिल्कुल बॉर्डर खुला रहता था, 2-4 लोग ही जाते थे। तो ये जो फासला है पेशावर से तोरखम तक का, वो तकरीबन 1.5-2 घंटे बनता है, फिर आगे होता है। लेकिन मैं अब जो हालिया वर्षों में तो 10,000 के करीब कह रहे थे कि आमद-ओ-रफ्त होती है, और वो यानी चले जाते हैं वहाँ पर, टैक्सियों में आते हैं, क्योंकि अस्पताल शौकत खाना में वहाँ दिखाने आते हैं, इलाज यहाँ होता है। तो हम ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये डॉलर लेके जा रहे थे हमारे, इसलिए किल्लत पड़ गई, उनकी मईशत संभल गई। तो ये जो नॉर्मली जो आम तौर पर जो अफ़गान यहाँ के या वहाँ के या हमारे मकामी वहाँ के यहाँ के ट्राइबल एरिया में फ़र्क तो नहीं होता, चाहे मोहम्मद हों, चाहे आफरीदी हों, ये इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, इन पर क्या असर पड़ रहा है? क्या वो भी उनकी आमद-ओ-रफ्त जो है ख़त्म हो गई, आम तिजारत जिसे लोग स्मगलिंग कहते हैं वो ख़त्म हो गई फिदा, और जो सेहत या मेडिकल के लिए आते थे या और ज़रूरत के लिए आते थे वो भी ख़त्म हो गई? ये ज़रा मैं मालूम करना चाह रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़े पैमाने पर गालिबन हमारी जो पोरस बॉर्डर है, इसमें तोरखम वो बॉर्डर है, यहाँ सबसे ज़्यादा आमद-ओ-रफ्त होती थी, और क्योंकि उससे आगे उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान और सेंट्रल एशिया भी जाते थे फिदा। जी बिल्कुल, वो जो एक मामूल की आमद-ओ-रफ्त का एक सिलसिला था, यहाँ से भी अफ़गानिस्तान के लोग जाते थे, वहाँ से भी आते थे, पाकिस्तानी भी जाते थे, पाकिस्तानी वापस भी आते थे कारोबार के सिलसिले में, और बहुत सारे अफ़गान आते थे, खैबर पख्तूनख्वा आते थे इलाज के सिलसिले में। और ज़ाहिर है कि ये ट्रांजिट रूट भी है कारोबार का और बाहमी तजारत का रूट भी है, तो वो जो एक मामूल की तजारती सरगर्मियाँ हैं वो भी मुतासिर हुई हैं। मैंने रास्ते में बहुत लंबी लंबी कतारें देखी हैं माल बरदार गाड़ियों की, जिनमें माल हैं, जिनमें खुराकी अशिया भी हैं, जिनमें वो चीज़ें भी हैं जो पाकिस्तान से जाती हैं अफ़गानिस्तान। तो ये सारी सूरत हाल मैंने देखी है। मामूल की जो आमद-ओ-रफ्त है ट्रकों की, माल बरदार गाड़ियों की, वो भी मुतासिर हुई है। अगर ये लंबी लंबी कतारें अगर हैं इन लोगों की, अफ़गान मुहाजिरीन की, तो ज़ाहिर है कि रास्ते में माल बरदार गाड़ियाँ भी फंसी हुई हैं। शुक्रिया फिदा अदील, हमें बता रहे थे कि तोरखम जो गालिबन हमारे इधर अमृतसर वाला रास्ता हो या
और ये बॉर्डर एरियाज हों, सबसे बड़ा तारीखी था। इसी रास्ते से सारी सेंट्रल एशिया में आमद रफ्त का सिलसिला जारी था। वहाँ पर ये कहते हैं कि जनाब हज़ारों की तादाद में वो पनाह गज़ीन हैं जो बेचारे बेसर सामान हैं, सर्दी में पड़े हुए हैं, इसमें खुशहाल लोग नहीं हैं, ये नहीं पता कि कब तक यहाँ रहेंगे। और तोरखम के बाद चमन बॉर्डर भी इतना ही हम है, इसपन बुलदक उस तरफ आता है। वहाँ की क्या सूरत हाल है, ब्रेक के बाद आएंगे तो कोयटा चलेंगे। कोयटा में चमन बॉर्डर की सूरत हाल मालूम करेंगे कि वहाँ से कितनी बड़ी तादाद में गैर कानूनी पनाह गुज़ीन अवान जा रहे हैं, जा चुके हैं। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और तोरखम के बॉर्डर से तो मैं आपको फ़िदा अदील की तफसीली रिपोर्ट बता रहा था। वो बता रहे थे कि 48 घंटे से अफ़गान पनाह गज़ीन गैर कानूनी वो इस सर्दी में वहाँ पर मौजूद हैं, जा भी नहीं पा रहे, मामूल की तौर पर नहीं जा रहे। ज़रा तफसील मालूम करते हैं। जो ग़ालिबन तोरखम से ज़्यादा चमन की अहमियत इसलिए है कि जो अफ़गानों की बड़ी तादाद ख़ासतौर तालिबान की यहीं आई थी, यहीं कोयटा शोरा बनी थी। हमारे साथ बुशरा कंवर ब्यूरो चीफ़ हैं, बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। जी बुशरा, क्या सूरत हाल है? मैं तो पेशावर से ज़्यादा ख़ास तौर पर अफ़गान तालिबान के दौर में कोयटा को अहमियत इसलिए देता हूँ कि जो बड़े बड़े अफ़गान तालिबान की क़यादत थी वो यहीं आई, कोयटा शोरा कहलाई। यानी जो तकरीबकारी थी लिसानी या दहशत गर्दी बताया जाता कि उनमें वो लोग मुलव्विस भी थे। तो ये जो हुकूमत दावे कर रही है, कितने जेनवन मैं कहूँगा गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन कह लें या जो रह रहे थे उनको ये हुकूमत भेजने में कामयाब हुई? बुशरा, देखिए मुजाहिद साहब, जब से हुकूमत ने ऐलान किया कि गैर मुल्की तारिकीन वतन जो हैं वो अपने अपने मुल्कों को वापस चले जाएं, तो जो उन्हें डेडलाइन दी थी उसके मुताबिक अब तक 25,000 के करीब जो अफराद हैं वो अपने अपने इलाकों को चले गए थे। लेकिन एक बड़ी तादाद इस वक्त भी कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। और जैसे ही दिया गया वक्त उनका खत्म हुआ है तो उसके बाद आज से कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। जो लोग उस दी गई मुद्दत के मुताबिक ना जा सके या नहीं गए, कहीं ना कहीं छुपकर बैठे हुए थे, तो उनके खिलाफ अब आज सुबह से कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। और एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त गिरफ्तार कोयटा से तो कर ली गई है, मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे गए और ऐसे इलाके टारगेट कर लिए गए थे पुलिस की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से कि जहां पर उन्हें शक था कि गैर मुल्की तारिकीन वतन जो हैं वो बगैर दस्तावेजात के रह रहे हैं और उन्हें निकालना जो मकसूद है। तो उस पर आज कार्रवाई करते हुए 350 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करके उन्हें होल्डिंग सेंटर जो कोयटा में 2 मुख्तलिफ मकामात पर बनाए गए हैं वहां मुंतकिल कर दिया है। और इसी तरह यही सूरत हाल जो है वो किला अब्दुल्ला। लेकिन बुशरा इसमें आपको इल्म है दो किस्म के गैर कानूनी अफ़गान कह लें। एक तो ये बेचारे गरीब थे जो मजदूरी करते थे, इन इलाकों में रहते थे, लेकिन माशाल्लाह कुछ वो थे जो बड़े करजई तक कोयटा में रहे, जो बड़े शान बंगलों में रहते थे। ये तो इन्हें कहते हैं रजिस्टर्ड भी थे। तो यानी ये जो अभी तक निकाले गए इनमें ज़्यादातर वो हैं जो हाथ आ गए, जो इधर उधर पड़े हुए थे कैंपों में, गरीब लोग, उन्हें वहाँ पहुँचाया गया। अव्वल तो ये कि कुछ अंदाज़ा है जो जाना चकजई साहब से हमारी बात होती थी, कितनी तादाद में आपके कोयटा और इतराफ़ और चमन या बलूचिस्तान में या इस बॉर्डर एरिया में थे गैर कानूनी अफ़गान? गैर कानूनी मैं जोड़ दूंगा, वैसे तो बहुत बड़ी तादाद में अब वो अफ़गानी नहीं रहे बल्कि पाकिस्तानी बन गए हैं, कोयटा वाले बन गए हैं। बुशरा, देखिए मुजाहिद साहब, 10 लाख से ज्यादा अफराद इस वक्त जो टारगेट किए गए हैं वो 10 लाख से ज्यादा अफराद हैं। बाकी जो है उनके हवाले से डाटा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि सिर्फ कार्रवाइयां क्या उनके खिलाफ हो रही हैं जो किसी किस्म का असर रसूख नहीं रखते, तो बिला इम्तियाज कार्रवाई जो है वो हुकूमत की जानिब से की जा रही है। हाँ, आज जो कुछ ऐसे इलाकों को टारगेट किया गया था जिनमें सरियाब के इलाके थे, इसके अलावा मियाँ हुंडी के इलाके थे, फरोटाबाद के इलाके हैं और इसके अलावा नवाकिली पश्तूनाबाद के इलाकों में ये कार्रवाइयां की गई जहां पर मुख्तलिफ कैंप लगाकर ये लोग रह रहे थे। और जो निगरान वजीर इत्तलात है उनकी जानिब से यही बयान सामने आया है कि जिन लोगों ने यहाँ पर जायदादें बना ली हैं उनके खिलाफ भी सख्त
कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और कानूनी कार्रवाई करते हुए फौरन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और उनकी जायदादें जो हैं, उनके कारोबार जो हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर खसूसन अफगान महाजरीन जो हैं वो इलाज की गर्ज से आए थे, लेकिन यहाँ इलाज की गर्ज से आने के बाद उन्होंने अपने घर यहाँ पर बना लिए, अपनी रिश्तेदारियां यहाँ पर बना ली और साथ ही साथ जो है नहीं, लेकिन बुशरा आप जो तादाद बता रही हैं कि 30 दिन में सिर्फ गालिबन कोई 50,000 आपके ख्याल में इनको कर सका होगा, 50,000 में भी अक्सरियत जो है बेचारे गरीबों की होगी। तो ये जो अव्वल तो मेरे ख्याल में तादाद लाखों में है और अब डेडलाइन भी गुजर गई, यानी आपको भी इल्म है, आप इस इलाके में को बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि 10, 50, 100, 200 लोगों को किसी एक जगह से निकाल कर चमन बॉर्डर तक पहुंचाना कोई आसान काम तो नहीं था या है। तो ये तादाद वो कहते हैं ये वो लोग हैं जो वॉलंटरीली खुद से गए हैं, लेकिन जो जायदादें हैं जिनकी कारोबार है उनको भी आपने सुना, आप जानती होंगी उनको कि वो भी गए कुछ या नहीं। इस वक्त तक तो जिनकी जायदादें हैं उनमें से कुछ कम ही लोग सुनने में आए हैं कि उन्होंने अपनी जायदादें जो है यहाँ पर बेच दी हैं और उसके बाद जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके अपने मुल्क वापस चले गए हैं। लेकिन जो लोग नहीं गए हैं उनका डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। पहले फेज में ऑपरेशन उनके खिलाफ किया जा रहा है जिन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में अपने छोटे घर बना रखे थे या फिर झोंपड़ियों में और मुख्तलिफ कैंप्स में जो है वो रह रहे थे। लेकिन दूसरे फेज में यकीनन कार्रवाइयां उनके खिलाफ होंगी जिन्होंने जायदाद बना रखी है, जिन्होंने यहाँ कारोबार स्टेबल कर रखा है और मुख्तलिफ जो कारोबार है उनके साथ वो मुंसलिक है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। जिस तरह से हुकूमत की जानिब से सख्ती देखने में आ रहे हैं, तो हमने ये भी देखा कि अफगान महाजरीन हो या दूसरे गैर मुल्की पनाहगुज़ीन जो है यहाँ पर मौजूद थे, उन्हें बेयारो मददगार या बेसरो सामान नहीं छोड़ा गया है। कोयटा में लेकिन बुशरा अगर मैं आपसे ये मालूम करूँ, बुशरा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बुशरा चमन के रास्ते आपको इल्म है, चमन के अनार मशहूर थे, वहाँ का फल फ्रूट, यानी एक मामूल की तिजारत भी तो करोड़ों रुपए की होती थी और जिसमें कोई हरज भी नहीं था। तोरखम ये तारीख़ी तौर पर ये बॉर्डर चमन का जो था वो तिजारत के लिए खुला होता था। यानी ठीक है गैर कानूनी लोगों को निकाला जाए, लेकिन उस पर भी तो असर पड़ेगा, उसका भी तो असर पड़ रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंड वाले चमन वाले हमारे कोयटा पर और कोयटा वाले उधर के कर रहे थे। जेनवन भी तो था एक कारोबार, वो तो जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, कारोबार पर तो यकीनन फर्क पड़ेगा क्योंकि तिजारत का सिलसिला दोनों जानिब से था। अब जब से ये एक इशू उठा और उसके बाद इस पर अमल दरामद करते हुए हुकूमत की जानिब से सख्त ऐलानात किए गए और उसके बाद पहले सूरत हाल ये थी कि अफगानिस्तान के करीब जो इनका बॉर्डर पड़ता था कंधार का, वहां से लोग आसानी से जो है वो पाकिस्तान आ जाते थे और पाकिस्तान चमन से जो बॉर्डर लगता था वहां से लोग शनाख्ती कार्ड पर अपने दस्तावेजात पर जो है वो आसानी से जाकर तिजारत कर लेते थे। लेकिन इसके बाद अब सूरत हाल देखने में ये आई है कि जब ये ऐलान किया गया, क्विक जरा मैं सॉरी बुशरा, मुझे अभी थोड़ी देर पहले इत्तला मिली थी कि इस्पन बुल्दक में कुछ हाथ हुआ था, कुछ दोपहर के वक्त गालिबन नाखुशगवार वाक़या भी कोई हुआ, कोई बहुत बड़ा हुआ था या बिल्कुल स्पेसिफिक बताइए, वो अब खत्म हो गया? यही सूरत हाल मैं आपको बता रही हूँ कि हुकूमत की जानिब से जो है वो अब वीजे का एक सिलसिला जब कर दिया गया कि वीजा होगा तो आप जा सकते हैं, जिसके पास वीजा नहीं होगा ना वो जा सकता है ना वो आ सकता है। तो इस ऐलान और इस फैसले के बाद जो है चमन में जो मौजूद लोग हैं उनकी जानिब से कई रोज से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है और रोजाना की बुनियाद पर वो यकीनन वहां पर सूरत हाल को खराब करने के लिए पुलिस के ऊपर, वहां मौजूद सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनके ऊपर पथराव करते हैं। तो आज भी यही सूरत हाल नजर आई कि पहले वहां के लोग जो हैं वो एहतजाजी धरना दिए बैठे थे, लेकिन अब कुछ सियासी पार्टियां जो है उनकी भी सपोर्ट उन्हें हासिल हो गई है, जिसके बाद अब वो ज्यादा मुश्तइल हो गए। आज भी उन्होंने इसी तरह से पुलिस के ऊपर पथराव किया, लेकिन पुलिस की जानिब से काफी नरमी का रवैया जो है वो रखा गया, जिस पर जो मुश्तइल मुजाहिरीन थे वो वापस चले गए, क्योंकि उनका यही मुतालबा है कि पासपोर्ट की शर्त जो है वो खत्म कर दी जाए और उसी शनाख्ती कार्ड पर। ठीक है, बुशरा कमर हमें सूरत हाल से आगाह कर रही थी कि तोरखम के बाद चमन बॉर्डर यानी बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है चमन, जहाँ से आम तिजारत भी करोड़ रुपए की होती थी, जेनवन होती थी, वो लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, पथराव भी हो रहा है। लेकिन इनका कहना है 50 जो बहुत कम है, 1000 अगर तादाद है। हाँ, पेशावर और कोयटा के बाद हम मालूम करेंगे बलूचिस्तान गवर्नमेंट में तर्जुमान है और बहुत ही बुनियादी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं जान चकजई के साथ। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बिरलवी आपको खुशामदीद कहता है। और आपको इल्म है कि ये कहा जाता है कि पेशावर से ज़्यादा पेशावरी, और उसमें फिर बाद में अफ़गानी भी आ गए, यहाँ रहते हैं। इसी तरह कोयटा से ज़्यादा अफ़गानी और पेशावरी भी कराची आए। ख़ास तौर पर जो अफ़गान वॉर के बाद या उसके दौरान जो महाजिन आए, उनकी ज़्यादा बड़ी तादाद ने सोराब गोट में पनाह ली, बल्कि उसे दूसरा जलालाबाद कहा जाता है। अज़हर ज़ैदी हमारे साथ हैं। अज़हर, ये बताइए कि क्या सूरत हाल है? जैसे मैंने कहा कि ख़ास तौर पर सोराब गोट को कहा जाता था कि दूसरा जलालाबाद है या काबुल है। वहाँ से कितनी तादाद में गैर कानूनी या दीगर एरिया से कितनी निकाले गए होंगे आपके मुताबिक, और उन्हें कहाँ कहाँ रखा गया है? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, गैर कानूनी अफ़गान जो हैं उनके वो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रिहाइश पजीर जो है वो सोराब गुट के इलाके में है। इसके अलावा सईदाबाद और सुल्तानाबाद का इलाका है जहाँ पर गैर कानूनी अफ़गानी जो है वो रिहाइश पजीर थे। और इसी तरह शहर के बेशतर इलाके हैं जहाँ अफ़गानी जो है वो पनाह गुज़ीन यहाँ पर रिहाइश पजीर थे और यहाँ गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। इनका जो गिरफ्तारियों का अमल शुरू किया गया है, उसके अलावा शहर के बेशतर इलाकों से कार्रवाइयाँ करके यहाँ सुल्तानाबाद में जो बेस कैंप बनाया गया है, यहाँ पर गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों को यहाँ लाया जा रहा है। और यहाँ पर FIA, नादरा, इसके अलावा स्पेशल ब्रांच की टीमें जो है वो तस्दीक का अमल कर रही हैं। और तस्दीक के अमल के बाद जो है जिनके कवायद कानून के मुताबिक पाए जा रहे हैं उनको जो है वो छोड़ा जा रहा है। नहीं, लेकिन अदर एक बात है ना इसमें अहम के तोरखम जो अदर बलूचिस्तान वाले तो चमन के रास्ते चले जाएंगे, पेशावर में थे वो उस इलाके से जा सकते हैं तो तोरखम के रास्ते। लेकिन ये जो कराची में हैं इतनी बड़ी तादाद में, इन्हें फिर सेंटर से मैं खाली ट्रेनों के ज़रिए, बसों के ज़रिए, कोचों के ज़रिए इन्हें कहाँ भेजा जाएगा? क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में मालदार लोग भी हैं, अहले सरवत हैं। ये तो कहते हैं नहीं हम कुछ लोग मैं खाने बाय एयर भी जा रहे होंगे बरतानिया या यूरोप और जगह, तो इन्हें किस तरीके से भेजा जाएगा अज़हर? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर जो है पैसे वाले अफ़गानी भी यहाँ पर मुकीम हैं। और इसके अलावा जो यहाँ इस बेस कैंप पे सुल्तानाबाद में जो बेस कैंप बनाया गया है, यहाँ जिन अफ़गानियों को यहाँ लाया जा रहा है, गैर मुल्कियों को यहाँ लाया जा रहा है, उनको तस्दीक के बाद जो है कि कोचों के ज़रिए, बसों के ज़रिए जो है चमन बॉर्डर तक जो है वो यहाँ से भेजा जाएगा और चमन बॉर्डर से आगे उनको अफ़गानिस्तान जो है वो रवाना किया जाएगा। यहाँ पर इस वक्त भी जो है काफी बड़ी तादाद में जो है अज़हर कोई नाखुशगवार वाक़या तो नहीं हुआ, कोई मज़ाहमत तो नहीं है इनकी जानिब से अज़हर? नहीं मुजाहिद साहब, अभी तक इस तरह कोई वाक़या देखने में नहीं आया। और यहाँ पर सुल्तानाबाद में भी पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो तैनात है किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए। और शहर में जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों में पुलिस और रेंजर्स ने कार्रवाइयाँ की हैं, वहाँ पर भी जो है कोई ऐसा खुशगवार वाक़या देखने में नहीं आया जहाँ मुज़ाहिमत का जो है जो गैर कानूनी तौर पर बहुत बड़ी तादाद में गैर कानूनी अफ़गान थे उनको लाकर सेंटरों में रखा गया है और अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। हम ज्वाइन करेंगे जान अचकज़ई, निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान, और सरफराज बुगटी साहब का भी ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। वो और जान अचकज़ई मीडिया पर भी और वैसे भी सबसे ज़्यादा बुनियादी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जान अचकज़ई साहब, शुक्रिया। 1 नवंबर की आपने डेडलाइन दी थी, किस हद तक आप इसमें कामयाब हुए, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान से गैर कानूनी अफ़गान पनाह गुज़ीनी को निकालने में? जी जान। डेडलाइन कल ख़त्म हो गया था। आज हमारी लॉ इन्फोर्समेंट इदारों ने कार्रवाई शुरू की है। जो अभी तक पकड़ दकड़ है, 100 से ज़्यादा लोग जो है डिटेन हुए हैं और वो फॉरेन एक्ट के तहत हम डिटेन कर रहे हैं और उनको हम प्रोसेस कर रहे हैं कि एग्ज़िट पॉइंट्स तक बॉर्डर्स पे हम पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि काफ़ी तादाद में लोग वॉलंटियरली जा रहे हैं। अभी तक 35,000 लोग जो है वो क्रॉस कर चुके हैं बॉर्डर और तकरीबन इस वक्त बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जो रास्ते में हैं, जो काफ़िलों में आ रहे हैं। और एक और ट्रेन हम
कराची से एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1000 लोगों की जो चमन तक हम उसको लॉ इन्फोर्समेंट की तहफ़्फ़ुज़ में यानी पहुँचाएँगे और एग्ज़िट पॉइंट से क्रॉस करेंगे। जो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है इस वक्त चमन बॉर्डर पे जो टाइमिंग है वहाँ पे प्रोसेस करने में हमें बड़ा यानी टाइम लग रहा है। 4 घंटे तक यानी 4 बजे वहाँ पे टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, उसको हम इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ से अभी तक हमें वो जो डिज़ायर टाइमिंग हम उसको बढ़ा नहीं सके, लेकिन कोशिश ये है कि बर्डन ना हो हमारे इंतज़ामिया। लेकिन एक और बात है जान के जाने चाहिए साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि चमन में खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सिंध में रहने वालों को भी इससे भेजा जा सकता है, कोयटा के रास्ते, चमन के रास्ते, इन्हें पेशावर के रास्ते नहीं भेजा सकता। ज़्यादा यहाँ तजारत भी होती है, यहाँ पर आमतौर पर भी आमदरफ्त रहती है, तो ये प्रोसेस इसमें हर्डल भी आ रही होंगी कुछ जान, या स्मूथली चल रहा है? देखिए, हमने अभी तक तो कल डेडलाइन के बाद हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट है उनके पास ज़िम्मेदारी है उनकी कि वो लोगों को डिटेन करें। दे हैव द पावर्स, और ये फॉरेन एक्ट के तहत ये कर सकते हैं और कर रहे हैं। फॉरेन एक्ट के तहत जो है जो फेडरल गवर्नमेंट ने सेक्शन 3 को भी सस्पेंड किया है, जिसमें अब हम मजबूर नहीं हैं कि जिन लोगों को हम डिटेन करें हम कोर्ट्स के सामने प्रोड्यूस करें। अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस इनको डायरेक्ट स्कॉट और तहफ़्फ़ुज़ में एग्ज़िट पॉइंट तक पहुँचाने में यानी वो कर सकते हैं। अभी तक हमने लेकिन मैं अगर जान आपसे ये पूछूं, जान अगर आपसे ये पूछूं कि इसमें आप जब तक आपसे कोऑपरेट इस्पन बुल्दक यानी उस एरिया में जो बॉर्डर के हैं वो कोऑपरेट नहीं करते, तो काबुल गवर्नमेंट यानी ख़ास तौर पर वहाँ की जो है कंधार की किस हद तक इंतज़ामिया ताउन कर रही है? देखिए, हम उस काबुल जो इस्लामी इमारात की गवर्नमेंट है उनके साथ हम इंगेज्ड हैं 3 लेवल पे। एक तो फॉरेन ऑफिस के लेवल पे हम इंगेज हैं उनके फॉरेन ऑफिस से। दूसरी बात ये यहाँ बलूचिस्तान लेवल पे हम उनसे इंगेज है। बिलखसूस जो बॉर्डर जो हमारे फ्लैग मीटिंग्स हुए हैं उसमें भी हमने कोशिश की है कि हम उनको लूप में लें और उनसे ये ताउन का हमने रिक्वेस्ट की है और वो ताउन कर रहे हैं। खुशाइंद है कि वो वहाँ पर फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है जब हम इनको एग्जिट पॉइंट तक पहुंचाते हैं तो इसमें बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं और ख़वातीन होती हैं, तो उनको लुक आफ्टर करना। लेकिन जान एक बात ये जाने के ख्याल ये पाया जा रहा है, अभी मैं अपनी रिपोर्टर से बात कर रहा था पेशावर में भी और कोयटा में भी, कि ये आम लोग हैं, गरीब महाजिर हैं। यहाँ तो माशाल्लाह जो अफगान है वो तो आपके पश्तूनों से ज़्यादा उनकी तिजारत है, उनकी इमलाक है। फिर जो आप कहते हैं रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड में कैसे तमीज़ करेंगे? मतलब जो तकरीबकार हैं या दहशतगर्दी में मुलव्विस लोग थे उनमें तमीज़ करना भी तो मुश्किल है। और कहा यही जाता है कि जो ज़्यादा मुस्तहकम लोग हैं माली तौर पर, अस्करी तौर पर, वही हमारे लिए ज़्यादा मसला खड़ा करते हैं। जान देखिए, ये आपकी बात ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में ये दावा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इंडिविजुअल्स के सिस्टम में स्टेक्स हैं तो फिर वो एहतियात से काम लेते हैं। UNHCR के तहत जो यानी जो कानूनी पनाह गज़ीन हैं या रिफ्यूजीज़ हैं उनके स्टेक्स हैं, वो यहाँ पे उनके कारोबार हैं, उनकी लाइफ स्टाइल है, उनकी ज़िंदगी है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है जो हम उनका को लुक आफ्टर कर रहे हैं। और ये हमारी मेहमान नवाजी एक दिन की नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन पिछले 40 साल से है। लेकिन जो हमें रियल ख़तरा थ्रेट है वो 2 तरीके से, एक ये कि जो बॉर्डर से क्रॉस हम पे हमले करते हैं, हमारे फौजियों को शहीद करते हैं। एक तो ये जान साहब, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 नवंबर गुजर गई, ये आखिरी डेडलाइन थी, अब इसके बाद कोई रियायत नहीं? कोई डेडलाइन नहीं है, दैट्स फाइनल। जिनके पास वीज़ा नहीं है उन्हें जाना पड़ेगा, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है दे हैव टू गो, वेदर दे आर अफगान्स, नाइजेरियंस, बांग्लादेशी कम्युनिटी के लोग, इंडियंस, ईरानियन जो भी हैं और जो उन्होंने आइडेंटिटी थेफ्ट की है, जिन्होंने शनाख्त पाकिस्तानियों का अडॉप्ट किया है थ्रू बोगस मीन्स, उनके खिलाफ भी नादरा एक्टिवली काम कर रही है। शुक्रिया जान अचकज़ई साहब, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के तर्जुमान और इंफॉर्मेशन हमारे साथ थे। इसी के साथ ही मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।